जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज में चल रहे सेमेस्टर एग्ज़ाम में, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट और सेकंड का वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम लोग फोर्थ और फिफ्थ सेकंड के यूनिट के बारे में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं फोर्थ यूनिट में क्या है। तो फोर्थ यूनिट में मोलर उन्नयन स्थिरांक है फोर्थ का ए में। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है? किसी विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल मिलाने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र के रूप में देखें तो m इज इक्वल टू 1000 गुणा के बी स्मॉल w अपॉन डेल टी बी और कैपिटल W, जहाँ पर के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल बी विलेय में भार, कैपिटल बी विलायक में भार, और जो m है वह मोलरता है। फिर बी देखते हैं। तो बी में द्रवों में पाए जाने वाले अंतराणुक बल के बारे में कहा गया है। तो हम जानते हैं कि किसी सहसंयोजक अणु में विभिन्न परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। किसी द्रव के ऐसे ही सहसंयोजक बंधों के मध्य एक बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल अंतराणुक बल कार्य करता है, जिसे वांडर वाल बल कहते हैं। इसी आकर्षण बल के द्वारा ये सहसंयोजक बंध से बंधे रहते हैं। ये बल संरचनात्मक विशिष्टताओं तथा भौतिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। उदाहरण, जिन पदार्थों में प्रबल वांडर वाल बल पाए जाते हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं करती है। पहला, द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। जब किन्हीं दो द्विध्रुवों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है तो द्विध्रुवों का इस प्रकार से आकर्षण बल द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। जैसे हमारे पास ये दो द्विध्रुव है, दोनों मिलकर के ये द्विध्रुव का निर्माण कर लेता है, जिसे हम लोग द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। प्रकार से हम चित्र को बना सकते हैं। दूसरा बोला गया है द्विध्रुव प्रेरित अन्योन्य क्रिया बल। जब किसी द्विध्रुव अणु के समीप उदासीन परमाणु को लाया जाता है तो उनमें ध्रुवण गुण स्वतः प्रेरित हो जाता है। तो द्रवों में इस प्रकार का उत्पन्न अंतराणुक बल द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आयन क्रिया बल कहलाता है। जैसे इस प्रकार से हम इसका चित्र बना सकते हैं। फिर तीसरा देखते हैं तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। तो इसमें क्या कहता है, अध्रुवी परमाणु में या अणु में इलेक्ट्रॉन अभ्र तात्क्षणिक रूप से विकृत हो जाने से क्षण भर के लिए द्विध्रुव हो जाता है, जिससे दूसरा परमाणु भी ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न उदासीन अणुओं के मध्य आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, यह ध्रुवी है, और जैसे तात्क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न होता है तो ये संपूर्ण इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाता है। इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे पराक्षण दाब। पराक्षण दाब क्या होता है? जब किसी विलयन को उसके विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है तो विलायक के अणु विलयन की ओर गति करता है। इस पराक्षण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाया गया आवश्यक दाब पराक्षण दाब कहलाता है। जैसे व्यंजक बोला है तो व्यंजक में हम लिख सकते हैं किसी विलयन की पराक्षण दाब उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। जैसे पाई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलर सांद्रण सी, तो पाई इज इक्वल टू के सी, और के इज इक्वल टू आर टी, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और सी इज इक्वल टू एम और मोलरता, और जिसे हम लोग डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सी का मान यहाँ पर रखेंगे तो इतना मान मिल जाता है। पराक्षण दाब ज्ञात करने की विधि में हम लोग देखते हैं बार्कले हार्टले विधि, जहाँ पर चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। इस पर दाब उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर विलयन या जल विलयन, कोशिका नली, टोटी तारकीब और दाब मापी इस प्रकार से लगा सकते हैं। इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं और फिर इसका विधि देखते हैं। तो इस विधि में दो समकेंद्री नली होती है, जिससे भीतरी नली सरंध्र पात्र की बनी होती है, जिसकी दीवारों पर विद्युत विधि से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड के अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। इसके एक सिरे पर कोशिका नली तथा दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगी हुई होती है।
बाहरी नली पर जल रोधक पिस्टन लगा होता है। भीतरी नली में आशुद्ध जल भरा रहता है। प्रारंभ में कोशिका नली से जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं। अब जिस विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करना होता है उसे बाहरी नली व भीतरी नली के बीच स्थान पर भरा जाता है। पराशरण की क्रिया द्वारा जल का प्रवाह विलयन की ओर होता है व कोशिका नली में जल का तल नीचे आने लगता है। अब पिस्टन द्वारा इतना दाब लगाया जाता है कि नली में जल का तल स्थिर हो जाता है। इस समय पिस्टन पर जो दाब लगाया जाता है पराशरण दाब कहलाता है। अब इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में दिया है विलयन का ताप 20 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 धन 20 इज इक्वल टू हो गया 293 केल्विन। और WB का मान दिया है हमको 25 ग्राम। विलेय का अणुभार दिया है 342 और जो आयतन हमको कुल 100 ml में निकालना है। तब हम लोग पाई इज इक्वल टू पहले हम लोग व्यंजक ज्ञात किए थे उसी में हम लोग मान रख देते हैं। तो यहाँ पर WB 25 हो गया। R का मान 0.0821 होता है। T का मान हमको दिया है 293 केल्विन। 1000 बटे MB का मान दिया 242 और 100। इस प्रकार से हम जब इसे कटाते हैं तो हमारे पास ये पूरा 17.58 एटमॉस्फेरिक हमारे पास आंसर आ जाता है। पराशरण दाब का मान 17.58 एटमॉस्फेरिक। अब फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट का आंसर फर्स्ट में ए में दिया है। बंध कोण क्या है? तो किसी सहसंयोजक अणु में दो बंधों के मध्य बनने वाले कोण को बंध कोण या बॉन्ड एंगल कहते हैं। और हमको दो हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल बताना है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है और sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। फिर बी का फर्स्ट में कहा हमको मार्कोनिक ऑफ नियम। मार्कोनिक ऑफ नियम में कहा गया है जब किसी असम्मित एल्कीन द्विबंध पर ध्रुवीय अणु का योग होता है तो उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। जैसे हमारे पास ये असम्मित एल्कीन है जिस पर ध्रुवीय अणु जैसे HBr कुछ भी ले सकते हैं, RX ले सकते हैं। तो हमने HBr लिया है। हेलो एल्केन का योग कराते हैं तो उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ पर 1। तो इसका ऋणात्मक भाग जो Br है वह सबसे कम हाइड्रोजन वाले परमाणु में जुड़ जाता है। मैकेनिज्म में हम स्टेप फर्स्ट में HBr जो कि वियोजित होकर के H + Br- का निर्माण करता है। और स्टेप सेकेंड में देखें तो यहाँ पर H+ जो असम्मित एल्कीन पर जुड़ जाता है और CH3 CH+ और CH3 इस प्रकार से निर्माण करते हैं। स्टेप 3 में जो यहाँ पर बना है CH3 CH और CH3+ आयन, तो यहाँ पर जो Br है वह जुड़ जाता है और वह कहाँ पर जुड़ता है? जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या सबसे कम होता है। फिर सेकेंड में कहा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आदि से जुड़ा हो रहता है तो यह एक विद्युत द्विध्रुव का धनात्मक सिरा बनाता है। ऐसा हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ एक अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न कर लेता है। इस अतिरिक्त बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड या H बॉन्ड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होता है, एक होता है अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे अधिक फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। फिर HF में जब देखते हैं तो जो F है वह ऋणात्मक और H है वह धनात्मक, जो कि डाइपोल अर्थात द्विध्रुव होता है। जब इन कई द्विध्रुवों को जोड़ा जाता है तो यह एक बॉन्ड से जुड़ जाता है, जिसे यहाँ पर जो बॉन्ड बना है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यह एक दुर्बल बंध होता है और यह हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणु के फ्लोरीन के साथ एक अतिरिक्त बॉन्ड बना लेता है। फिर सी में कहा गया है प्रेरणिक प्रभाव। जब किसी सहसंयोजक यौगिकों में सहसंयोजक बंध एक ही परमाणु के मध्य बनता है तो बंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु के मध्य बनता है, किंतु अगर सहसंयोजी बंध अलग अलग परमाणु के मध्य बने तो साझे के इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर झुक जाता है, जिससे अणु ध्रुवित हो जाता है। जैसे कोई भी दो एटम हैं, यहाँ पर
जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बराबर में है और समान एटम है, इस कारण से ध्रुवी होता है। और यहाँ पर अलग अलग एटम हैं, तो अधिक ऋण विद्युत तत्व की ओर जो इलेक्ट्रॉन है वह आकर्षित हो जाता है, जो और ध्रुवी गुण प्रदर्शित करता है अर्थात पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। फिर देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले HCOOH अर्थात फॉर्मिक एसिड, फिर CH3COOH, फिर CH3CH2COH, फिर CCl3COOH। अब कारण देखते हैं। इस प्रकार से ये जो क्रम है वह कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता का क्रम है। फिर कारण में देखते हैं क्यों होता है ऐसा। प्रत्येक अम्ल की प्रबलता इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वह कितनी सुगमता से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता एनायन संयुग्मी क्षार के स्थायित्व पर निर्भर करता है। जिस अम्ल का एनायन अधिक स्थायी होगा वह प्रबल अम्ल होगा तथा एनायन का स्थायित्व ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है। एनायन घनत्व जितना कम होगा संयुग्मी क्षार उतना ही अधिक स्थायी होगा और संयुग्मी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल से दुर्बल होता है क्योंकि इनमें एक मेथिल मूलक CH3 होता है जिसका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। मेथिल मूलक का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव एसीटेट आयन CH3COO- के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करता है, जिससे एसीटेट आयन के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप एनायन के संयुग्मी अम्ल की अम्लता में कमी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में एसीटेट आयन और फॉर्मेट आयन। तो एसीटेट आयन में जो प्लस आई प्रभाव होता है वह CH3 के कारण होता है, किंतु फॉर्मेट में प्लस आई प्रभाव नहीं होता, अतः एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल से दुर्बल होता है। अतः जो सबसे प्रबल होता है वह फॉर्मिक एसिड होता है।